नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं। जी हां, 3.25 साल में 13वीं बार उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। शीतकालीन पर्यटन को वह नया आयाम देंगे, तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। जहां उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और यह भी दिलचस्प है कि 3.25 साल में 13वीं बार वह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। शीतकालीन पर्यटन को वह नया आयाम देंगे। इसके साथ ही मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर 3.25 साल में, जैसा कि हमने आपको बताया, वह 13वीं बार उत्तराखंड के दौरे पर हैं और यहां पर शीतकालीन पर्यटन को तो नया आयाम देंगे ही, उसके साथ ही मुखवा में वह मां गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे। और इसके बाद हर्षिल में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड लगातार, अभी कुछ ही वक्त पहले वहां पर राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ और उसके वक्त भी वह गए थे, उसके बाद भी उन्हें जाना था, हालांकि उन्हें प्रोग्राम टालना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से अब वह उत्तराखंड के दौरे पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, सतीश कोठारी। सतीश, देखिए, अब ये क्या कहा जाए, इसे क्या समझा जाए, प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड प्रेम कि 3.25 साल में 13वीं बार वह उत्तराखंड दौरे पर हैं। लगातार 2 बार वहां सरकार भी बनी भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे में जो दौरा उनका पिछली बार टला था वो अब फिर से है। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम, रूट प्लान रहने वाला है? क्या करेंगे पीएम वहां? देखिए, मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी जो उत्तराखंड प्रेम है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक उत्तराखंड कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, और ये भी कहा जाता है कि महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं पीएम मोदी। तो महादेव की धरती है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अक्सर केदारनाथ की यात्रा पे, जैसे ही यात्रा शुरू होती है, केदारनाथ का जब नाम जिक्र आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को ये लगता है कि केदारनाथ जाना एक बहुत बड़ी है, तो हर वक्त केदारनाथ पहुंच जाते हैं मोदी। जैसे यात्रा शुरू हो जाती है, यात्रा खत्म होती है तो केदारनाथ। तो इस बार उन्होंने जो है, जब शीतकालीन यात्रा का आह्वान हुआ कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा चले, तो तुरंत करके ये हुआ कि अब जो है मुखवा जाएंगे, उखीमठ जाएंगे। जबकि पिछले ही महीने जो है प्रधानमंत्री मोदी खेल महाकुंभ में आ रखे थे, 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए उसका उद्घाटन किया। लेकिन अब जो है मुखवा में 4 धाम यात्रा, जो शीतकालीन यात्रा है, उसको बढ़ावा देना, उसके लिए आह्वान करना देश की जनता को, विदेश की जनता को कि आई ही सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में जब कपाट खुले तब नहीं, बल्कि उस समय भी जब गद्य स्थल पे हमारे देवी देवता रहते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री गद्य स्थल पे भी रहते हैं, वहां पे भी दर्शन करिए, दर्शन करने का पुण्य लीजिए। तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री, तो आज सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी बुरी एयरपोर्ट पहुंच गए थे, अब वहां मुखवा पहुंच चुके हैं। अभी पूजा अर्चना चल रही है, पूजा अर्चना के बाद जनता को संबोधित करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरे देश विदेश से को संदेश देंगे कि आइए 4 धाम यात्रा करिए, शीतकालीन यात्रा करिए और पुण्य कमाए। जी, बहुत धन्यवाद सतीश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां औरंगजेब के नाम पर गजब की सियासत हो रही है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है और अब इसके कारणवश अबू आजमी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां अबू आजमी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। औरंगजेब पर जो घमासान मचा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब खुद अबू आजमी पर ही गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। उनके बयान पर सियासत भी काफ़ी तेज़ है। सीएम फडणवीस, उन्होंने अबू आजमी को लेकर अपना एक बयान दिया है, वह सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अबू आजमी 100% जेल जाएंगे, जेल भेजे जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो, और ऐसा ये जो मांग की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है। राम भद्राचार्य ने की औरंगजेब की मज़ार पर बुलडोज़र चलाने की मांग।
और अबू आज़मी अब बजट सत्र तक के लिए सस्पेंड है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब के ऊपर छिड़ी हुई यह जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ चुके हैं। सरबजीत, तो औरंगजेब का नाम लेकर कुछ यूं फंसे हैं अबू आज़मी की अब इस भंवर से निकलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। क्या केवल निष्कासन से अब इस बात को नहीं समझाया बुझाया जा सकता? अब तो लगता है कि सदस्यता भी जाएगी, गिरफ्तारी भी होगी। पूरा लेटेस्ट अपडेट। जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी इन पे देशद्रोह का आरोप जो है मामला दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कहा गया था। हालांकि अब विधानसभा सत्र से बर्खास्त कर दिया गया है। बजट सत्र से बर्खास्त करने के बावजूद भी अभी भी ये जो उनका जो विवादित है बयान जो है उसको थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पे अब एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भी दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे एसपी को। इस मामले में अब देखना है कि कितने एफआईआर दर्ज किए जाते हैं और इनकी मुश्किलें दिन पे दिन अब बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको आदमी सरबजीत, आमतौर पर यह समझा जाता है कि एक सत्र से ज्यादा किसी भी विधायक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में अगले बजट सत्र के लिए क्या ये सारी तैयारी हो रही है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी? और यदि सदस्यता जाएगी तो क्या वो केवल एफआईआर से होगी या फिर जब एफआईआर के बाद कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करता है, जब उन्हें जुर्म मुकर्रर सजा हो जाती है, तब ऐसा कुछ होता है? कैसे ये होगा पूरा? जिस तरह से विवादित बयान के बाद पूरी तरह से विधानसभा के जो सदस्य है राहुल नार्वेकर, उनको पत्र लिखा गया था। पत्र के बाद ये सदस्य जो है वहाँ पे बजट सेशन तक, जब तक ये बजट सेशन शुरू रहेगा तब तक वो बर्खास्त रहेंगे। हालांकि उनके तमाम मुद्दे थे, मुद्दों पर अब वो चर्चा नहीं कर पाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं इस बयान से उन्हें पछतावा भी होगा, लेकिन इस पे अब सियासी हंगामा भी शुरू है। अभी देखना है कि ये अबू आज़मी की तरफ से क्या माफी मांगा जाता है, क्या बयान को लेकर। इसके पहले भी कई बयान उन्होंने दिए हैं जिसपे सुर्खियां बटोरी हैं, तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर सुर्खियां बटोरने का भी काम किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे माफ़ी तो अबू आज़मी ने मांग ली है, लेकिन अब केवल माफ़ी से काम चलने वाला नहीं है, लगता है मुश्किलें तो अब बढ़ने वाली ही हैं। उस बीच अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई, जहां मिशन महाराष्ट्र पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का आज मुंबई दौरा होने वाला है और यह मुंबई दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि धारावी के पुनर्विकास पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई, जहां राहुल गांधी मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं। आज राहुल गांधी मुंबई जाएंगे और इसके साथ ही धारावी जो सबसे बड़ी कॉलोनी है, एशिया की मानी जाती है, समझी जाती है, उसके पुनर्विकास पर राहुल गांधी का फोकस रहने वाला है। तो ये अहम दौरा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र में। और मिशन महाराष्ट्र पर राहुल गांधी निकल चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं और वहां पर काफ़ी बुरे नतीजे से गुजरना पड़ा है यदि महाविकास अघाड़ी की बात करें, लेकिन उसके बाद अब फिर से एक बार महाराष्ट्र का दौरा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ चुके हैं। सरबजीत, तो एक तरफ अबू आज़मी को लेकर सियासत, दूसरी तरफ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का मुंबई दौरा। इस मुंबई दौरा, राहुल गांधी मुंबई क्यों जा रहे हैं, धारावी में वो क्या कुछ करेंगे, मुंबई में उनका क्या फोकस है, ये सारी बातें दर्शकों को बताइए। जिस तरह से राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र का मुंबई का दौरा है, हालांकि मुंबई का दौरा ज्यादातर जो फोकस है महाराष्ट्र के मुंबई का सबसे बड़ा स्लम इलाका धारावी का है, क्योंकि वहां पर अडानी की तरफ से, ग्रुप की तरफ से ये योजना उनको दी गई थी डेवलपमेंट को लेकर। लगातार वहां पे इसका विरोध किया जा रहा था, क्योंकि अडानी को जिस तरह से ये प्रोजेक्ट दिया गया है इसका विरोध भी किया जा रहा था। अब वो वहाँ पे जनता से मिलेंगे, वहाँ पर जिस तरह से बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जनता की जो अलग मांगे हैं इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है दौरा भी कहा जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के जो जीत को लेकर भी कई असर पड़े हैं, तो इसको देकर भी जो है वहाँ पे दौरा किया जाएगा। फिर से वापस कांग्रेस अपने जो है भूमिका में निभाने के लिए ये दौरा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर बोफोर्स तोप घोटाले से जुड़ी हुई, जहां बोफोर्स तोप घोटाले मामले को लेकर और उसमें जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। बोफोर्स तोप घोटाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बोफोर्स घोटाले से जुड़ी हुई,
जहां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हिंदुजा बंधुओं को सभी आरोपों से बरी करने वाले 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। वकील अजय अग्रवाल द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एजेंसी अपनी अपील में सभी आधार उठा सकती है। दरअसल 1986 के बोफोर्स घोटाले से संबंधित इस मामले में हिंदुजा बंधुओं पर 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बोफोर्स तोप घोटाले मामले से जुड़ी हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी जुड़ चुके हैं, उनसे और ज़्यादा बातचीत करके जानकारी लेंगे। विवेक, बोफोर्स तोप घोटाला मामला, बोफोर्स एक ऐसा शब्द है जो लगातार बहुत सालों से कहीं ना कहीं फिजा में गूंजता ही रहता है और एक बार फिर इसकी आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में यह जो याचिका फिर से लगाई गई है एक बार अब सुप्रीम कोर्ट में, वह भी 2005 के वर्डिक्ट को चैलेंज करते हुए, ये क्या है, कैसे यह होगा और आगे इसकी जो रोड होगी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई को लेकर, उसमें क्या कुछ हो सकता है? दरअसल जो इसमें याचिका करता है अजय अग्रवाल, ये इस मामले में हाई कोर्ट का जो आदेश था जिसमें हाई कोर्ट ने तकरीबन 12 साल से अधिक समय होने की वजह से जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया था कि इस मामले पे निचली अदालत के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती हाई कोर्ट में, इस आधार पर खारिज कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस दौरान अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई की अर्जी थी जो कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया था। लेकिन जो ये याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल हैं, इनकी जो अर्जी थी उसको अलाउ कर दिया था और ये कहा था क्योंकि सीबीआई ने इसमें बहुत ज्यादा समय ले लिया है इसको, क्योंकि एक मियाद होती है, उस मियाद का जो मियाद होती वो काफी समय ज्यादा बीत चुका था। ऐसे में उस मियाद को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एजेंसी की तरफ से तकरीबन 18 साल की देरी की गई, जो कि किसी भी ढंग से नहीं टॉलरेट की जा सकती और इसको सुनवाई नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अजय अग्रवाल की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी जिसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अजय अग्रवाल ने अब कहा है कि उनके मामले पर फिर से सुनवाई, जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, उसके लिए अर्जी उन्होंने दाखिल की है। उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है कि क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनकी पिटीशन को अलाउ कर चुका है, हालांकि सीबीआई की पिटीशन खारिज हो चुकी है जो हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जिसमें हाई कोर्ट ने इनको 18 साल का जो लंबा अंतराल लगाने का समय लगा दिया था एजेंसी ने, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। लेकिन अजय अग्रवाल की जो याचिका थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि इस मामले में घोटाला हुआ है और उसकी जांच की जानी चाहिए, इसमें जो उनकी पिटीशन थी लार्जर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था और इसमें इनकी जो याचिका था उस पर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई थी। उसी याचिका पर अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और ये कहा है कि जो उनकी अर्जी अलाउ की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस याचिका पर सुनवाई की जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है कि चूंकि ये याचिका जो दाखिल की गई है बोफोर्स तोप घोटाले में, उसमें जो हिंदुजा बंधुओं को बरी किया गया था उस फैसले को और जो घोटाला हुआ उस घोटाले को देखते हुए इस मामले की जांच की जाए या नहीं की जाए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि अजय अग्रवाल की जो याचिका है वो ये उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए दाखिल की है, जिसको कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या इस मामले में जल्द सुनवाई कर सकता है या नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से जुड़ी हुई है, जहां खूंखार आतंकी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां यूपी से खूंखार आतंकी गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा के दहशतगर्द से इसके पास से तबाही का सामान भी बरामद किया गया है। तड़के उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है।
बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी पंजाब के अमृतसर निवासी लाजर मसीह को यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से जुड़ी हुई, और जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी लाजर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। यूपी एसटीएफ ने बताया कि आतंकी के पास से 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 13 कारतूस और 1 विदेशी पिस्टल समेत अवैध हथियार और संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड, एक मोबाइल फोन भी मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राम किशन भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उनसे और ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं। जी राम, देखिए यह एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बब्बर खालसा का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है। क्या कुछ इनपुट मिल पाया है पुलिस को, एसटीएफ को उससे अभी तक, और उसकी गिरफ्तारी संभव कैसे हुई, क्या इरादा था उसका? जी देखिए, बता देना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रयागराज महाकुंभ का समापन हुआ है और ऐसी चर्चा है कि ये महाकुंभ में आकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। और ये भी आपकी जानकारी बता दूं कि ये पंजाब के कुलियान गांव का रहने वाला और वहीं पर सितंबर 2024 से जुडिशियल कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके बाद कई प्रांत की पुलिस और खुफिया एजेंसी लगी हुई थी और कौशाम्बी में इसके होने के जो सूत्र मिले थे, तार मिले थे, तो इस पर पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ कई दिनों से यहाँ कौशाम्बी के कोने कोने से खाक छान रही थी। और आज आधी रात के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है कोखराज थाना है और इसी क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी हुई है और यह कोखराज थाने के भीतर ले जाकर उससे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ करने के बाद अभी भी यहाँ पर एसटीएफ और पंजाब पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इसे सीधे लखनऊ ले जाया जाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अब बात करेंगे जनपद मिर्ज़ापुर की, जहां जंगी रोड से राजापुर गोपालपुर संपर्क मार्ग पर मानक के विपरीत नाली का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों बाद वहां नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। यह पूरी तरह से मानक के विपरीत है। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि नाली में सफ़ेद बालू, पुराने ईंट और सस्ते क्वालिटी के सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है और गंगा जी का बालू व सेम, जिसे कच्चे ईंट कहते हैं, उसका उपयोग करके नाली बनाई जा रही है। अगर ऐसे ही नाली बनेगी तो इसकी क्या स्थिति होगी यह समझी जा सकती है। 1-2 महीने में ही यह ख़राब हो जाएगी और लोग चाहते हैं कि निर्माण अच्छे तरीके से की जाए और सड़क को चौड़ा भी किया जाए। और अब बात करेंगे जनपद बांदा की, जहां मटौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मोरम खदान फिर से इन दिनों सुर्खियों पर है। एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में ट्रक से ही दबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस के द्वारा घायल चालक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने देखते ही चालक को मृत घोषित कर दिया। बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत मरौली खंड में मोरम खनन पटा, जो कि अवैध खनन के सुर्खियों में हमेशा बना रहता है, वहां पर मोरम खदान के संचालक संजीव गुप्ता अपनी रसूख के हनक के दम पर अवैध खनन के लिए ज़िले में जाने और पहचाने जाते हैं। और उसी खंड पर एक ट्रक चालक की ट्रक से दबकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। फिलहाल घटना की जानकारी पुलिस को हुई। पुलिस ने घायल चालक अजमेर अली को, जो कानपुर का बताया जा रहा है, उसे बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा है और घटना के सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। वहीं यूपी के हमीरपुर में NH-34 पर 2 डंपरों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और हादसे में डंपर में आग लग गई और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में सवारियों से भरा एक ऑटो भी इसकी चपेट में आ गया, जिसमें सवार बच्चों सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया है।
पुलिस ने घटना की सूचना पर दमकल टीम को भी बुलाया। दमकल टीम ने डंपर में लगी आग पर काबू पाया। घटना से हाईवे दोनों तरफ से बाधित हो गया और काफ़ी लंबा जाम लग गया। और यह यूपी के हमीरपुर ज़िले की खबर है। NH 34 पे और उससे जो हाईवे है उस पर दो डंपरों की यह भिड़ंत हुई। यह दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे के फलस्वरूप डंपर में आग लग गई और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक ऑटो भी चपेट में आया जिसमें सवार 11 लोग घायल हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। खिताबी मुकाबला यह होगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर खिताबी मुकाबले में एंट्री कर ली। 25 साल बाद एक बार फिर यह दोनों टीमें ICC के सीमित ओवर प्रारूप के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होगी। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए में शामिल थी। भारत ने ग्रुप चरण के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हराया था और अब 8 दिन के अंतर में दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 2 बार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ी है। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया था। बारिश के कारण 6 दिनों तक चले इस खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम भारत पर भारी पड़ी थी और कीवियों ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराया था। और अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।